जय हिंद कैडेट्स। दोस्तों, मैं विजय आप सभी का A2S डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको जो क्लास प्रोवाइड कराने जा रहे हैं वो पॉलिटी सेक्शन का है। और मैं बता दूं कि मैं आपको NDA, CDS, FCAT, एयरफोर्स, डिफेंस के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, जहां भी GS का पोर्शन है, GS के पोर्शन में से पॉलिटी संविधान जो पोर्शन है दोस्तों, उसे मैं कवर कराऊंगा और उसको बिल्कुल बिगिनिंग, शुरुआत से लेकर के आपको एकदम लास्ट तक हम लोग लेकर चलेंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है ये पहली क्लास है। इसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि जो अपना संविधान है, जो अपनी राज्य व्यवस्था है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। बिकॉज ये है कि अगर डायरेक्ट हम संविधान निर्माण से पढ़ाना शुरू कर देंगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आपको जब बेस नहीं पता होगा तो एडवांस से आप नहीं समझ पाएंगे। और आज के ट्रेंड में अगर देखा जाए तो बिल्कुल शुरुआत से, जहाँ से अंग्रेजों का आना शुरू हुआ, जहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट हुई, वहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बराबर रहती है। ठीक है, तो वहाँ सब लोग शुरू कर रहे हैं अपना ये पॉलिटी का, संविधान का जो क्लास है दोस्तों, ये पहली क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। और ये है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। पॉलिटी की पहली क्लास के रूप में ये वीडियो लेक्चर है, जिसका है टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि आप जानते हैं कि 1600 से लेकर के 1600 ईस्वी से लेकर के अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में 1858 तक था। कब तक था दोस्तों? 1858 तक। और आप जानते हैं कि 1858 से लेकर के 1947 तक, 1947 तक जो शासन था वो ब्रिटिश सरकार का था, ब्रिटिश संसद का था। किसका था? ब्रिटिश सरकार का, या क्राउन का आप कह लीजिए, या संसद का था। ठीक है, लेकिन जो 1600 से लेकर के 1858 का दौर था, इसमें दोस्तों जो भारत में शासन था वो किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ठीक है, अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे अलग अलग डिवाइड करके, लेकिन अभी फिलहाल देखिए हम जो चैप्टर है, पहले अपने चैप्टर को अच्छे से डिफाइन करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में निहित है, आने वाली है। पहला जैसे इसमें यह है कि जब तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, कब तक रहा? 1858 तक। ब्रिटेन की संसद विभिन्न कानून या आदेश पत्र जारी करती थी और वही कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती थी। जब कंपनी का शासन या कंपनी के लोग यहाँ शासन कर रहे थे तो विभिन्न समय समय पर ब्रिटेन की सरकार आज्ञा पत्र, आदेश पत्र, कानून जारी करती थी, जिन्हें हमारे इसमें क्या कहते हैं, आदेश पत्रों को भारत के कंपनी के शासन पर नियंत्रण करना, स्थापित करना होता था। और उसने स्वयं भारत के शासन को अपने हाथों में लिया, तब उसने भारत के शासन के लिए विभिन्न कानून बनाया। हम ब्रिटेन की संसद की बात कर रहे हैं कि जब तक उसका प्रत्यक्ष यहाँ पर शासन व्यवस्था नहीं थी, कंपनी के माध्यम से शासन था, तो भी आदेश जारी करती थी वहाँ की संसद, वहाँ की सरकार। और जब उसने खुद अपने हाथों में भारत की शासन व्यवस्था को ले लिया था 1858 में, तो भी उसने कई आदेश पत्र जारी किया था, कानून जारी किया था, जिसे इन्हीं सब आदेश पत्रों को या कानूनों को भारत का संवैधानिक विकास में शामिल किया जाता है। यानी अगर हम ये कहें तो आप जानते हैं कि पहला जो आया था संशोधन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। कब आया दोस्तों? 1773 से लेकर के 1858 तक जो नियम कानून बनाए गए थे वो ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया था। लेकिन 1858 के बाद या 1858 में जो नियम कानून उसने बनाया था, उसने खुद से शासन व्यवस्था को संभाला था, इसलिए बनाया था। तो चाहे हम 1858 के बाद के आदेश कानूनों को कहें, चाहे हम 1773 के बाद के कहें, सारे आदेश जो भी जारी होते थे वो जो है
भारत में शासन व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए होते थे। तो इतना याद रखिएगा कि विभिन्न समयों पर ब्रिटेन की सरकार या संसद भारत में शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी आदेश पत्र जारी करती थी या कानून बनाती थी, उन्हीं आदेश पत्रों या कानूनों के संग्रह को भारत का संवैधानिक विकास कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, जैसे अगर मैं आपको इतना बता दूं कि जो भारत का संवैधानिक विकास है, जो भारत का संवैधानिक विकास है, आप ये जान लीजिए कि भारत का जो संवैधानिक विकास है इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया फ्रेंड्स? दो भागों में। देखिए कौन कौन सा। एक सेक्शन जो है, ये एक सेक्शन है कंपनी का शासन। ये क्या है दोस्तों? कंपनी का शासन। क्या है? कंपनी का शासन। अब मैंने पहले ही आपसे बता दिया था कि कंपनी का जो शासन था वो यहां पर 1858 के पहले जो राजलेख आया था 1853 यहां तक था, लेकिन इसके बीच में भी ये कंपनी का ही शासन था, क्योंकि ब्रिटेन की संसद ने 1858 में शासन व्यवस्था संभाली थी। तो आप ये देखेंगे कि 1773 से लेकर के 1858 तक जो भी नियम कानून पारित किए गए थे वो सब के सब जो है कहां थे? भारत के संवैधानिक विकास में शामिल किया गया था। अब आप एक चीज देखें कि अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं कि प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर उसके बाद देखेंगे 1784, फिर देखेंगे 1793, फिर देखेंगे 1813, फिर देखेंगे हम लोग 1833, फिर देखेंगे हम लोग 1853, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग कहां पहुंच जाते हैं? 1858 में। लेकिन आप जानते हैं कि 1853 के बाद क्या आया दोस्तों? जैसे 1800 क्या आया? 54 आया, 55 आया, 56 आया, 57 आया। 57 के बाद 1858 में ब्रिटेन की सरकार ने यहाँ की शासन व्यवस्था संभाली थी, जबकि यहाँ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था 1857 में। उस क्रांति के बाद उसने संभाला था। तो आप ये जान लीजिएगा कि 1773 से 1858 तक के शासन व्यवस्था को कंपनी के अंतर्गत भारत में शासन माना जाता है, जबकि 1858 से 1947 तक जो शासन व्यवस्था भारत में थी उसे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन व्यवस्था माना गया था भारत में। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग वन बाय वन अभी पढ़ेंगे। ये आप जरा देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए क्या है कि एक 1600 ईस्वी में, कब? 1600 ईस्वी में। यहां से कहानी आपकी शुरू होती है कि 1600 ईस्वी में भारत का संवैधानिक विकास, ध्यान दीजिएगा, भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। यह कार्य एक राजलेख के माध्यम से किया गया था, जिसे 1600 ईस्वी में राजलेख कहा गया। क्यों कहा गया ये देखिए, क्योंकि 31 दिसंबर दोस्तों, कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, किसने? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आदेश पारित करके पूर्वी देशों के साथ, किसके? पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक, गौर करना, 15 वर्षों तक व्यापार, क्या चीज? व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया, एकाधिकार प्रदान किया। यही जो आदेश है दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का, इसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को स्थापित करके अनुमति प्रदान किया, तो उसमें कितने लोग थे, क्या उनकी भूमिका थी, कितना उनके पास धन था, पूंजी थी, कितना उसमें हिस्सेदार थे और क्या ये लोग कर रहे थे, इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको आगे देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों देखिए,
देखिए दोस्तों ध्यान से, मैंने अभी जो आपको बताया उसमें ध्यान समझिए वही बातें। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। क्वेश्चन पहला इसमें बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो हमारा आंसर आ गया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, इसमें पूछेगा कि इसको मान्यता किसने दिया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, भूलिएगा नहीं, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अगर फिर क्वेश्चन बनता है कितने वर्षों तक के लिए दिया गया था, 15 वर्षों तक के लिए दिया गया था। कितने वर्ष के लिए दिया गया था दोस्तों, ये देखिए साफ साफ लिखा है 15 वर्षों के लिए दिया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि जो कंपनी थी इसके पास पूंजी कितना थी, तो इसके पास दोस्तों 30,133 पाउंड की पूंजी थी वर्तमान समय में। उस समय इनके पास, चूंकि पाउंड आप जानते हैं ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है, तो इनके पास 30,133 पाउंड की पूंजी थी और इसमें कुल 217 लोग भागीदार थे। जो शेयर होल्डर थे, इसके जो भागीदार थे, उनकी संख्या कितना थी दोस्तों, 217 लोग थे। और उसमें से एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर था, 24 सदस्य थे। अगर क्वेश्चन कभी पूछ ले कि इसमें गवर्नर कितना था, एक, उप गवर्नर कितना था, एक, इसमें सदस्य कितना थे, 24। क्वेश्चन पूछता है ये 24 सदस्य थे। बाद में इसी परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व निदेशक मंडल के नाम से जाना गया। आगे हम बताएंगे कि जो यही कंपनी थी, इसी हिस्सेदारों को 2 भागों में बाद में बांट दिया गया था। एक का नाम दिया गया था क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और एक का नाम दिया गया निदेशक मंडल। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग एक राजलेख छोटा सा है देखेंगे, जिसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस छोटा सा है। 1726 का राजलेख, क्या है, 1726 का राजलेख। जरा देखिए इसमें क्या है, एक छोटी सी घटना है बस। क्या है, इस राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों, गवर्नर व राज्यपालों को तथा उनकी परिषद को कानून या विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। यानी 1726 से पहले जो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की प्रेसिडेंसी थे, उनके गवर्नरों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन 1726 के राजलेख के माध्यम से उनको कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। और क्या हुआ, इसके पूर्व यह शक्ति इंग्लैंड स्थित कुछ निदेशक मंडल के नाम में नहीं थी। अगर ये कहा जाए 1726 से पहले कानून बनाने का अधिकार इन तीनों प्रेसिडेंसी के लिए किसके पास था, तो ब्रिटेन के सरकार के पास था। किसके पास था, ये निदेशक मंडल के पास था, जो कि कहां था, ब्रिटेन में स्थित था। ठीक है, अब हमारा जो ओरिजिनल एक्ट है, जहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होना है दोस्तों, वो है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान दीजिए दोस्तों। ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये किस लिए आया था, तो पहले समझ लीजिए कौन लाया था, क्या था, पूरी कहानी समझिएगा। कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के लिए, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर इस एक्ट को 1773 एक्ट कहा गया। बात समझिएगा दोस्तों। आप एक बात यहां गौर करिए, जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, तब आ गया 1773। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि 1770 या 1771 के आसपास, 1770 या 1771 पहुंचते पहुंचते जो कंपनी के अधिकारी कर्मचारी थे, ब्रिटेन में इनका अकूत संपत्ति बढ़ती चली गई। इनकी वहां बहुत संपत्ति, धन बढ़ता चला जा रहा था। तो ब्रिटेन की सरकार को इनके ऊपर डाउट हुआ, और जब इनके ऊपर डाउट हुआ तो ब्रिटेन की सरकार ने चुपके से एक समिति बना करके भारत भेज दिया। और जब भारत भेज दिया तो भारत भेजने के बाद जब वो लोग यहाँ आए और जाने के बाद अपनी सरकार को वहाँ रिपोर्ट लगाए, तो उसमें ये बात निकल करके आई कि कंपनी में कई दोष विद्यमान हैं, जो वहाँ पर ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घूस लेते हैं, उपहार लेते हैं, गलत करते हैं, गलत तरीके से धन अवैध तरीके से कमाते हैं। तो कंपनी के इन्हीं दोषों को, ध्यान दीजिएगा,
क्या लिखा है, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत में नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना था। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 1773 का जो रिलेटिंग एक्ट, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि कंपनी को नियंत्रित करना। किसको? कंपनी को नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों, किसको? दोषों को समाप्त करना। ये देखिए दोस्तों क्या था, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का दो ही उद्देश्य था, कंपनी को नियंत्रण में करना, ज्यादा वो गलत काम न करने पाए, और दूसरा क्या था, उसमें जितने दोष हैं उनको धीरे धीरे कमियों को समाप्त किया जाए। इसका दो ही उद्देश्य था। तो आइए दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना देखने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट मुलाकात हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।